हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ आलोक कुमार त्रिपाठी। तो जैसा आप सबको पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी को लेकर के कि मेंस के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के वो कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख करके आइए। पहली वीडियो वही पड़ी होगी, प्लेलिस्ट में भी होगी, नॉर्मली भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बोला था कि मुझे जो मेरी नोट्स थी, जो मैं मॉक टेस्ट से अपने नोट्स बनाता था, उन्हें भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये किया जाए। तो मैंने इस वीडियो में थोड़े बहुत मतलब मैंने कुछ कोई शो ऑफ करने के लिए मैंने टफ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बस मैंने ये दिखाने का आपको ट्राई करूँगा कि मैं कैसे नोट्स को बनाता था, कैसे उन्हें रिवाइज़ करता था और कैसे उन्हें हेल्प लेता था। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे मान लो मैं सॉल्व कर रहा था। तो आपको पता है कि इन रेडियस के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर, उसी हिसाब से आपका सर्कम रेडियस का भी होता है। बट कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि उस फॉर्मूले से नहीं हो रहे होते हैं, या फिर वो अनइवन होता है, कुछ और चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं। तो ऐसा मालूम मुझे कोई क्वेश्चन मिला मुझसे एक बार में, वो नहीं हो पाया। तो ठीक है, जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हुआ, आपने एनालाइज़ किया कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो मैंने इन रेडियस का दूसरा फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, और फिर अगर आपको उससे चेक करना है तो आप इसे बगल में, उसी के बगल में आप चेक कर लीजिए कि जो आपने फार्मूला लिखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो आपको पता है कि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मैंने उस पर ये फार्मूला रख करके देखा, साइड को ए मान लिया अपॉन में 2, और tan 180/n को मैं ऊपर ले जा करके cot 180/n रखा था। साइड्स होती हैं 3, डिवाइड कर दिया, a अपॉन में 2 cot 60। आपने चेक कर लिया कि जो आपका फार्मूला आया वो सही आया। तो इसी हिसाब से आपने सर्कम रेडियस का भी कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जब आप मान लो कि आपको एक बार में फार्मूला नहीं याद होता है, बट अगर आपके पास वो नोट्स में है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, अलॉन्ग विथ सम प्रूफ्स, कि ऐसा आपको कोई डाउट ना रहे सही है कि गलत है, तो इसी हिसाब से आपको जो भी फार्मूले मिलते हैं उनको एक अलग तरीके से लिख लेना है। और साथ साथ में ये भी ट्राई करना है कि जो फार्मूला हो उसका एक ना एक आपके पास एग्जाम्पल भी होना चाहिए। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये इन रेडियस पे ट्राई किया था और ये सर्कम रेडियस पे ट्राई किया था। तो इसी तरीके से कोई चाहे कितना भी टफ से टफ फार्मूला हो, फार्मूले के लिखिए और साइड साइड में उस फार्मूले का एक आधा आपको इम्प्लीमेंटेशन भी रखना है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि बाद में कभी आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखो तो आपको ये डाउट ना हो कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये क्या था, कैसे था। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कई बार कोई क्वेश्चन होता, कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं लगता था, या फिर कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे ये 10 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 25। तो आपसे ये चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो मान लीजिए कई बार होता आपके दिमाग में चीज़ें नहीं हिट करती हैं, कैसे ट्राई करना चाहिए, कैसे ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको अब ये पता होना चाहिए कि x⁵ प्लस 1 अपॉन में x⁵, अगर इसकी वैल्यू कितनी है 25, इट मीन्स x प्लस 1 अपॉन x कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद है, तो मान लीजिए कभी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप तुरंत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर tan को x मानते हो तो cot 1 अपॉन x हो जाएगा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि x⁵ प्लस 1 अपॉन में x⁵, और ये कितना है 25। तो इट क्लियरली मीन्स कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स tan थीटा प्लस cot थीटा, वो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया था, ये चीज़ पूछी गई थी, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। भाई हमने इसको एक्सपेंड कर दिया tan a-b से, और पावर को हमने यहाँ पे भेज दिया। फिर इसे ब्रेक डाउन कर लिया tan थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर में, और tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू रख दी, और हमारा आंसर कितना आ गया था, 3/7। ठीक है, तो इस हिसाब से ये होगा कि मे बी कि आपको एक बार में ये क्वेश्चन ना लगे, 2 बार में ना लगे, बट अगर आपके पास नोट्स में है तो पहली बात तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरी प्रोसेस रट जाएगी। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। और इसके साथ साथ में कुछ जो कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो हैक्स होते हैं, जैसे एक हैक ये था कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये होनी है। साथ साथ में एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार देखोगे तो साथ साथ में आपको उसका आंसर भी रट जाएगा। ठीक है, जैसे आपको आंसर आता है कि भाई इसका आंसर कितना था, 3/7, तो मे बी कि ये सेम क्वेश्चन आपको पता है कि एसएससी अपने क्वेश्चंस को प्री में और मेंस में भी कई बार रिपीट करती है। तो मे बी कि अगर आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेंस में देखता है तो आप मुश्किल से 1 सेकंड में क्वेश्चन को टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने खुद की नोट्स बनाते हो तो आपको प्रोसेस के साथ साथ, समझने के साथ साथ आपको आंसर्स भी रट जाते हैं और तरीके भी रट जाते हैं, साथ साथ में कैलकुलेशन की चीज़ें भी रट जाती हैं। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं तो ये मान लीजिए कि कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक आदमी था, वो उसने एक रेफ्रिजरेटर ली और उसने 1500 रुपीज़ को क्या किया था, देते वक्त ही मतलब पे कर दिया था। फिर बोला था कि वो फर्स्ट ईयर के लास्ट में 10-20 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 1003 रुपीज़, और थर्ड ईयर में 900 रुपीज़ वो पे करता है।
ठीक है। तो वो टोटल कितना, मतलब तो उस फ्रिज की वर्थ कितनी रही होगी टोटल, तो आपको पता है कि 1500 तुरंत दे दिए थे, फिर 1020 रुपये एक साल के लास्ट में दिए हैं, दैट मीन्स उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा होगा, 2 साल में 21% का, और 3 साल में 33.1% का। तो उस हिसाब से आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 4000। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बना के रखने, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या फिर आपको लगता है थोड़ा सा यूनिक है, तो उसको आप तुरंत वहाँ पर लिख लीजिए और साथ साथ में आप उसका फाइनल आंसर भी लिखिएगा। इससे ये होगा कि आपको फाइनल आंसर भी याद रहेगा, और अगर एग्जाम में बाई चांस वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप तुरंत उसको वहाँ पे लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सेम टाइप से ज्योमेट्री में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता काफ़ी एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बट इसमें एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। मे बी कि आपको एक तरीके से 15 सेकंड लगे, दूसरे से 30 लगे, और तीसरे से 1 मिनट भी लग सकता है। ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया था कि भाई एक तरीका तो ये है आपका सॉल्व करने के लिए कि आपने ये प्रोडक्ट वाला तरीका लगा दिया और वहाँ से आपने टोटल लेंथ निकाल ली, फिर उसका हाफ कर दिया। फिर देखिए आप, फिर जैसे मान लो मैं सॉल्व कर रहा तो मुझे लगा अच्छा इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जब साइड्स गिवन होती हैं तो सर्कम रेडियस पे आप ये फॉर्मूले, मतलब हाँ देखिए, मतलब आप एक तरीका और भी लगा सकते थे कि R इज इक्वल टू, अगर आपको साइड से दी हुई है तो आप इस तरीके से भी आप सर्कम रेडियस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चंस के कई पहलू को देख करके चलना है कि आपको एक ही तरीके में फिक्स नहीं होना है। अगर एक से ज़्यादा डायमेंशंस पॉसिबल हैं उस क्वेश्चन में तो आपको उन पर भी जाना है, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। ठीक है। फिर आगे चलते हैं डीआई में। कई बार आपको जैसे पता है कि 2017 के एग्जाम्स में डीआई बहुत टफ आई थी, और शायद ही कोई होगा जो डीआई के पाँचों क्वेश्चन कर पाया होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा वो। और कई बार डीआईज ऐसी होती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, परसेंटेज राइज वाला होते, परसेंटेज लॉस होता है, तो कई बार चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जैसे मान लो कि आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपको कुछ डीआई यूनिक लग रही है या फिर उस डीआई में आप परेशान हो रहे हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल से उसी डीआई को, एक डीआई को नोट कर लीजिए और उस पर जितने भी टाइप, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस थे उनको नोट कर लीजिए, और फिर देखिए कि भाई उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था। ठीक है। तो मे बी कि आपको एक, अगर आपने मान लो कि आपने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया है और देख के आप आगे बढ़ दिए, चलो ठीक है अब मैं कर लूँगा, तो मे बी कि आप उस टाइम तो कर लोगे, एक हफ्ते भी कर लोगे, बट 1 महीने बाद फिर आप कहीं ना कहीं स्ट्रक करोगे। बट अगर आपके पास नोट्स में वो इस तरीके से एक अच्छे से ढंग से नोट होगा, तो आप जब डेली पढ़ने बैठोगे तो आपको अपनी नोट्स भी रिवाइज करनी पड़ेंगी साथ में। पढ़ने से पहले आप रिवाइज करिए पुरानी चीज़ों को, तो उसी के साथ 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 में आप आराम से उन क्वेश्चंस को लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। ठीक है। तो डीआई में भी आपको ये करना है, डीआई को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डीआई में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वो मेक और ब्रेक साबित हो सकते हैं, आपकी रैंक को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मैं यही करता था कि चाहे डीआई हो, चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, मैं हर तरीके के क्वेश्चंस को नोट करता था और उन्हें बार बार रिवाइज करता था। बार बार रिवाइज करने से आपकी जो स्पीड सॉल्व करने की, जो कैलकुलेशन स्पीड है, जो आपके टाइम होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको अब मैथ्स में नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या अर्थमेटिक के बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, ज्योमेट्री के बनाने के नहीं बनाने हैं, ट्रिगो के बनाने के नहीं बनाने हैं, और साथ साथ में मेंसुरेशन के भी मैंने बनाए थे, बट मैं हर क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, फिर वो फाइल काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। आप कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो ज्योमेट्री के, साफ साफ तरीके से। भाई आपको पता है कि आप इस क्वेश्चंस को, ऐसे ये क्वेश्चन होता था कि आप यहाँ पे अच्छे से पता है कि अगर आप यहाँ पे वो सिमिलरिटी लगाओगे तो क्वेश्चंस को कर लोगे, बट सिमिलरिटी लगाओगे वो तो हर कोई लगाएगा, तो टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। बट अगर आपको सिंपली पता है कि अगर आपको ये दिया है, ये दिया है और सिमिलरिटी लग रही है, तो ये साइड अपने आप में कितनी हो जाएगी, अंडर, अगर आप इसको ए कहोगे, इसको बी कहोगे, तो ये लेंथ अपने आप में हो जाएगी √a/में a+b। तो इस तरीके से आपको जो शॉर्टकट्स हैं क्वेश्चंस के, उनको अपने पास प्रिपेयर रखना है। ठीक है। तो इसी तरीके से, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन था, तो जो ये एंगल होता है वही आपका ऊपर वाला एंगल भी होता है। तो इस तरीके से जो शॉर्टकट्स हैं, जो हैक्स हैं, वो आपको अपने पास बना के रखने हैं और उन्हें डेली से डेली रिवाइज करना है। यही छोटी छोटी बातें होती, बट ये मोटी बातें होती हैं। ठीक है। वो शक्तिमान में बताया जाता था आपको कि आपको एक ही चीज़ को, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कम चीज़ें पढ़िए बट उन्हें बार बार पढ़िए, इससे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग यही बोलते हैं कि सर हमें आता सब कुछ बट स्पीड नहीं आती, वो रीज़न यही है कि आप अभी भी चीज़ों को छोटा करना नहीं सीख पा रहे हो। मैं भी, अगर आपको भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप तुरंत पेन पेंसिल बैठ के ट्राइंगल ABC सिमिलर टू BCD आप ये करने बैठ जाओगे, और एक बंदा सीधे ये करके चला जाएगा √a/में a+b। ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझदार बनिए, चीज़ों को सीखिए, नोट्स बनाने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। तो ये तो बात हो गई है मैथ्स की। आप एक आधे क्वेश्चंस यहाँ भी देख सकते हो कि मैंने लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था अपने नोट्स में, मैंने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया था। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो मैं इंग्लिश के भी नोट्स बनाता था, उसका बनाने का तरीका कुछ कैसा होता था, आइए उसको भी हम देख लेते हैं।
फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो कि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे उसमें डाउट आ गया था, ये देख लें कि मतलब वहाँ पे एट द एंड होगा कि इन द एंड होगा। तो कई बार होता है कन्फ्यूजन होता है यार, ऐड मार दें कि इन मार दें। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा वो क्वेश्चन सही भी हो गया, फिर मुझे कन्फ्यूजन था तो मैंने बुक मार्क कर दिया। बाद में जब नोट्स खोली तो उसमें लिख लिया भाई कि एट द एंड का यूज़, मतलब अगर बाद में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐड का यूज़ करोगे। बट अगर प्रीपोजिशन नहीं दिया है तो आप वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि आपकी नोट्स हैं, आपको पढ़नी है, पड़ोसी को नहीं पढ़नी है। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में लिखने की आदत डालिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो कि अगर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट भी होती थी, नहीं समझ में आती थी, तो मैं सीधे उसको अपने पास लिखता था। जैसे फील्ड के साथ विद आता है, फील्ड बाई नहीं होता है। इन द आर्म्स ऑफ माफियस का मतलब क्या होता है, डीप स्लीप होता है। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें होती थी उनको अपने नोट्स में लिखते चलिए और उन्हें डेली के डेली आपको रिवाइज करना है। फिर चाहे वो वोकैब्स हो, चाहे कोई रूल हो, चाहे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। ठीक है, जैसी भी चीज़ आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ पे मैंने कोई ग्रामर का रूल लिखा है, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लिख दी है। अगर आप चाहो तो इन्हें मतलब अलग अलग कैटेगरी में भी बना सकते हो, बट मैं इंग्लिश में मैं कैटेगराइजेशन नहीं करता था, एक जनरलाइज वे में उनको लिख लेता था और बस उन्हें लगातार बस पढ़ता हुआ चला जाता था। ठीक है, फिर जैसे आपको मान लो कहीं पे कन्फ्यूजन होता है वर्थ और वर्दी का यूज कैसे होता है, तो ठीक है, बस मान लो आपसे एक बार गलती होगी, बट वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, वो एक बार मतलब वर्थ को लिखिए, वर्थ का कैसे यूज होता है, कब वो नाउन होता है, कब वो एडजेक्टिव होता है, कब प्रीपोजिशन आती है नहीं आती है, वर्थ के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, वर्दी के साथ ऑफ आता है। तो इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में लिखने की आदत डालिए और उन्हें बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, फिर जैसे अब वो कैप्स में क्या होता था कि जैसे मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन देखा और उसमें आपको सिर्फ 4 में से एक ही ऑप्शन की हिंदी पता है, 2 की पता है, 3 की पता है, तो उनको भी बस आप अपनी उन्हीं नोट्स में आराम से लिखने की आदत डाल लीजिए। फिर जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड आता था कि वैसे मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था फेड अवे होता है कि फेड ऑफ होता था, ये शायद एरर का क्वेश्चन था कोई, तो नहीं क्लियर हो पाता कि फेड के साथ अवे होता है, ऑफ होता है, या फिर आपको पता होता है बट कई बार एरर में वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती हैं। तो उनको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि भाई फेड के साथ अवे होता है, ऑफ नहीं होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज करके बैठे होंगे तो आपको जब भी जहाँ फेड आएगा तो आपका माइंड अपने आप उस चीज़ पे जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा था कि फेड के साथ अवे होता है, ऑफ नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखने की आदत डालिए। ठीक है, तो आई होप कि जो आपको डाउट्स थे कि नोट्स कैसे बनाने, किस तरीके से बनाने हैं, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट अभी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, ओके, टिल देन आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।